नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को विद्यार्थियों का इंतज़ार था कि बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 पुनर्परीक्षा के संबंध में एक आवश्यक सूचना है जो आप सभी को इंतज़ार था कि स्टेट का जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें कैसा क्या सिलेबस होगा, कैसे उसका चयन होगा, तो उसी के बारे में आज इस वीडियो में आप जानेंगे। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं सबसे ऊपर में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना विज्ञापित संख्या आप देख रहे हैं PR 182/2020 माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2019 की पुनर्परीक्षा के संबंध में आवश्यक सूचना है। तो मैं बता दूं इसमें कि ये जो है जिस तरह से विद्यार्थियों की मांग थी कि सिलेबस को क्लियर किया जाए कि किस तरह से क्या पैटर्न होंगे, तो पहले से कुछ हद तक ठीक किया गया है इसमें, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है। थोड़ा और इसमें डिटेल्स में उसे बताया जा सकता था, लेकिन फिर भी कुछ हद तक सही है। तो आइए इसे देख लेते हैं कि कैसे इसका चयन होगा और इसका क्या सिलेबस होने वाले हैं। तो एतत् द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2019 में सम्मिलित होने के लिए आवेदन किए हुए अभ्यर्थी, उनके अभिभावक या सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2019 में सम्मिलित होने के लिए आवेदन किए हुए अभ्यर्थी दिनांक 9 सितंबर 2020 से 21 सितंबर 2020 तक आयोजित स्टेट 2019 की पुनर्परीक्षा के तहत ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होंगे। यानी इससे पहले जो एग्ज़ाम्स हुआ था, जो कैंसिल हुआ, तो उसमें जो फॉर्म भरे थे, आवेदन किए थे, जो अपीयर हुए थे, वही लोग इसमें एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे, एग्ज़ाम को दे पाएंगे। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2019 में सम्मिलित होने के लिए आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को इस पुनर्परीक्षा में शामिल होने के लिए अलग से कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अलग से कोई आवेदन इसमें अब नहीं करने की आवश्यकता है जो लोग पहले कर चुके हैं, तथा अलग से परीक्षा शुल्क देने की भी आवश्यकता नहीं है। जब फॉर्म में आवेदन नहीं करेंगे तो परीक्षा शुल्क अलग से कैसे देंगे, ठीक है। तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2019 की पुनर्परीक्षा आयोजित करने हेतु माध्यमिक शिक्षक पेपर 1 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक पेपर 2 के तहत विषयवार पद का विवरण इस प्रकार से दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसे बताने की ज़रूरत है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले करके खुद इसे समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो साफ साफ लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माध्यमिक वर्ग 9 एवं 10 विद्यालय हेतु STET परीक्षा आयोजित करने के लिए पेपर 1 के तहत विषयवार पद का विवरण यहाँ पे देख सकते हैं। विषय यहाँ पे लिखा हुआ है और पद है, तो अंग्रेजी में आपका कितना पद है, गणित में कितना पद है, 5054 है, 5054 में गणित में, विज्ञान में भी 5054 है। इस तरह से उर्दू में देखें तो 1000 है, संस्कृत में 1054 है। इस तरह से विषय और उसका पद दिया हुआ है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसे देख सकते हैं। दूसरी तरफ जो दिया हुआ है वो है विषय अंग्रेजी में 2125 है। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे का चलते हैं, तो इसके आगे में आप देख सकते हैं कि इसी क्रम में सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2019 के आयोजन के संबंध में समिति द्वारा प्रकाशित विज्ञापित संख्या PR 373/2019 में अंकित नियम एवं शर्तें इस प्रकार पुनर्परीक्षा में भी लागू होंगी, जिसके महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। तो आइए इस महत्वपूर्ण बिंदु को समझ लीजिए क्या है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट में जो है चयन प्रक्रिया, जो चयन जो है वो किस प्रकार से होगा, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम देंगे तो उसके बाद जो है इसका चयन प्रक्रिया क्या होगा, कैसे होगा, तो इसे समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। तो जिसमें है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम यानी घटते क्रम में शिक्षा विभाग बिहार पटना के विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेगा सूची तैयार किया जाएगा। यानी आप लोग इस स्टेट को देने के लिए बहुत ही अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है और मन से करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप यहाँ पे देखा कि जिनका सबसे ज़्यादा नंबर आएगा, जैसे मान लें 150 का आपका एग्ज़ाम्स होने वाला है, तो 150 में सबसे हाईएस्ट नंबर जो आ गया वो मान लेते हैं 135 आ गया। इससे ज़्यादा भी आ सकता है, इससे कम भी आ सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक मान के लेकर चलते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर 135 आ गया, तो 135 लाने वाले नंबर जितने भी होंगे वहाँ से चुन लेंगे, फिर 134, फिर 133, इस तरह से घटते जाएंगे, ठीक है, घटते क्रम में।
तो मान लीजिए कि 135 लाने वाले बहुत सारे विद्यार्थी हो गए, तो उसके बाद उनका क्या होगा, तो आगे इसमें फिर हम समझेंगे। तो जितना ज़्यादा आपका नंबर होगा उतना ही बढ़िया आपके लिए होगा। तो स्टेट का तैयारी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करें कि जिससे से ज़्यादा नंबर आप ला सकें। सेकंड में है ख कि उक्त परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को अधिमान देती हुई मेधा सूची में शामिल किया जाएगा। देखिए, जैसे कि किन्हीं का सेम नंबर आ गया तो उसमें से फिर देखा जाएगा कि जिसका सबसे ज़्यादा उम्र हो। ठीक है, मान लीजिए दो विद्यार्थी का 135 और 135 आ गया, 200 जितना भी विद्यार्थी का आ जाए। ठीक है, अब मान लीजिए कि इनका उम्र 30 वर्ष है, इनका उम्र 32 वर्ष है। ठीक है, तो 32 वर्ष वाले को पहले लिया जाएगा, जिसका उम्र अधिक होगा उसे पहले लिया जाएगा। इसके बाद आइए इसमें फिर देखते हैं क्या है कि समान प्राप्तांक एवं समान जन्मतिथि होने की स्थिति में स्नातकोत्तर परीक्षा में अधिक प्राप्तांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल किया जाएगा। यानी उसके बाद जो है उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, जिसका सबसे ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए किसी का नंबर 135 से 135 सेम आ गया और उम्र भी सेम है, तो उसके बाद उसका डिग्री एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, जिसका ज़्यादा होगा उसे पहले सिलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट में है आपका समान अंक एवं समान जन्मतिथि एवं स्नातकोत्तर में भी समान प्राप्तांक होने की स्थिति में नाम के अंग्रेजी वर्णमाला अल्फ़ाबेटिकल लेटर के अनुसार अभ्यर्थियों की मेगा सूची तैयार की जाएगी। अभी तक आप लोगों ने देखा कि जिसका नंबर सेम आ जाए, उम्र भी सेम आ जाए, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखा जाएगा। यदि ये सारे सेम आ जाएं तो उसके बाद जो है उसका नाम, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है सुमन, तो SUMAN, तो सबसे इधर का कोई मतलब नहीं है, एस से शुरू होता है। ठीक है, और किसी का नाम है, सभी का उसका भी 135 और उम्र भी 30 वर्ष है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी दोनों का सेम है, और इसका नाम मान लीजिए ए से अंकित है। ठीक है, तो ए से जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर से जिसका पहले आएगा उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ए वाले का पहले होगा, एस वाले का ए के बाद होगा। इस तरीक़ा से आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे परीक्षा का अवधि दिया हुआ है कि 2 घंटे का रहेगा। शिक्षक पात्रता पेपर 1, यहाँ पे पेपर 2 दिया हुआ है, पेपर 1 पेपर 2, और माध्यमिक विद्यालय के लिए जो है वो 2 घंटा 30 मिनट, 2.5 घंटे का समय होता है। दोनों के लिए समय उतना ही है, और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए भी यहाँ पे 2.5 घंटे का ही समय दिया हुआ है। संरचना क्या क्या होगा यहाँ पे थोड़ा सा इसे और भी क्लियर करना चाहिए, लेकिन फिर भी देख लीजिए क्या है कि पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। ये तो ठीक है, 4 वाले में थोड़ा सा है कि पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, ये तो आप लोगों को पता ही है। और सेकंड में प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे जो होता है, और थर्ड में है प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, और चौथा में है निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बहुत से विद्यार्थियों को होता है कि नेगेटिव है क्या, अफवाहें उड़ जाती हैं, तो इस यहाँ पे साफ क्लियर लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो निश्चिंत होकर के आप एग्ज़ाम में बैठे, एग्ज़ाम दें, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि अरे नेगेटिव मार्किंग नहीं तो नंबर ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाता है। आपकी तैयारी जितना बेहतर होगा उतना ही अच्छा आप नंबर ले पाएंगे। नेगेटिव नहीं है तो फिर भी आप तुक्का मार करके ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते हैं। ऐसा आप जब आप सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो आपको पता लग गया होगा कि अपना नॉलेज से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं या फिर तुक्का मार के ला सकते हैं। तो तुक्का मार करके जो है वो नंबर आप ज़्यादा नहीं ला सकते हैं। कुछ नंबर हाँ होता है, बढ़ सकता है। नेगेटिव मार्किंग रहती है तो नंबर घट जाता है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो कुछ नंबर बढ़ता है, लेकिन ज़्यादा आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप टॉप कर जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए और अच्छे नंबर से आप पास करें। तो यहाँ पे साफ क्लियर हो गया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आइए आगे देखते हैं। पेपर 1 के लिए परीक्षा के विषय जो यहाँ पे है वो थोड़ा सा और क्लियर करना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं विषय लिखा हुआ है और क्रम संख्या विषय और विषय कोड दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है वो योग्यता यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा क्लियर करना चाहिए। खैर जो भी है वो मैं बता देता हूँ। जो है यहाँ पे विषय में आप देख सकते हैं हिंदी है, और विषय का कोड है 101 है, और हिंदी स्नातक स्तर पर पठित एवं B.Ed ये है। ठीक है, बाकी सभी का दिया हुआ है यहाँ पे, उर्दू संस्कृत अंग्रेजी गणित का सारे का कोड दिया हुआ है। और गणित में जैसे देख सकते हैं कि स्नातक स्तर पर गणित भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र विषय पठित एवं B.Ed इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो एवं B.Ed हो। ठीक है, विज्ञान में भी है कि स्नातक स्तर पर प्राणी विज्ञान वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय पठित एवं B.Ed इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता एवं B.Ed हो।
और 7 में आपका है सामाजिक विज्ञान। स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्यतः एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। सामाजिक विज्ञान यदि आपका है तो उसमें से मेन सब्जेक्ट जो है वो इतिहास या भूगोल में से कोई एक होना ही चाहिए, और तीसरा कोई अन्य, वो दोनों में से कोई अन्य हो सकता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे एक बार फिर से देख लें कि स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास और भूगोल, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है इतिहास, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी होना चाहिए, और अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्यतः एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए। आइए ख में है, पेपर 1 में पूछे जाने वाले प्रश्न में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता पर आधारित होंगे। 100 अंक जो है वो आपका प्रश्न पूछे जाएंगे विषय वस्तु से, और 50 नंबर जो है वो आपका पूछे जाएंगे शिक्षण कला और अन्य दक्षता से, जैसे रीजनिंग वगैरह ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं निर्दिष्ट विषय वस्तु 100 अंक का है, और शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता आपका 50 अंक का, टोटल आपका 150 अंक का प्रश्न रहेंगे। 150 अंक का आपका परीक्षा लिया जाएगा। पेपर 2 के लिए है, परीक्षा के विषय यहाँ पे देख सकते हैं। परीक्षा का विषय जो है वो अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र और वनस्पति है। विषय कोड यहाँ पे दिया हुआ है, और योग्यता यहाँ पे दिया हुआ है अंग्रेजी में स्नातकोत्तर, और जो भी जिस सब्जेक्ट से हैं उसका उसमें पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे हिंदी में स्नातकोत्तर बोलते हैं, वो आपका होना चाहिए। और कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे देख सकते हैं लेवल फ्रॉम जो भी है यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप इसे देख सकते हैं। और मैथिली में है जो पेपर 2 में पूछे जाने वाले प्रश्न में 100 अंक रहेंगे, और निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक शिक्षण कला एवं वही है एवं अन्य दक्षता पर आधारित होंगे। मैथिली में स्नातकोत्तर एवं बीएड होना चाहिए। पेपर 2 के में कंप्यूटर साइंस विषय के लिए निर्दिष्ट विषय वस्तु आपका 100 अंक, और समान ज्ञान एवं अन्य दक्षता की परीक्षा, देखिए कंप्यूटर वाले का जो है यहाँ पे वो तो निर्दिष्ट विषय वस्तु से 100 अंक रहेंगे ही, लेकिन 50 अंक जो रहेंगे वो समान ज्ञान एवं अन्य दक्षता परीक्षा से रहेंगे। टोटल कुल अंक इनका भी 150 है, और इनका भी मैथिली वाले का भी 150 है। उत्तीर्णांक का क्या है यहाँ पे एक बार देख लें कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का न्यूनतम उत्तीर्णांक निम्नवत होगा। ठीक है, समान का 50%, और अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिव्यांग का है जो 45% है। तो देखिए ये तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन आपको तभी फ़ायदा मिलेगा जब सबसे ज़्यादा नंबर होगा, क्योंकि ऊपर में आपको बताया गया है कि सबसे अधिकतम अंक वाले से चयन किया जाएगा, और उतना ही को सिलेक्ट किया जाएगा जितना सीट हैं। तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएँ, तभी आपको इसमें फ़ायदा होगा। प्रमाण पत्र, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में विषयवार एवं कोटिवार कुल पदों के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेगा सूची तैयार की जाएगी। यहाँ पे देखिए जो है जितना मेगा सूची तैयार कैसे किया जाएगा, तो जितना कोटिवार जो रिक्त पद है उसी के अनुसार मेगा सूची तैयार की जाएगी। तदनुसार प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे। प्रमाण पत्र की वैधता, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण उम्मीदवार को अधिकतम 7 वर्षों तक पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षक बनने के योग्य माना जाएगा, परंतु यह वैधता नियुक्ति हेतु प्रावधानित अधिकतम उम्र सीमा तक नहीं मान होगी। ये जो देख सकते हैं आज का ही डेट है 12 अगस्त 2020, प्रभात खबर का यह न्यूज़ था, इसमें यह बताया गया है। तो बस मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग एग्ज़ाम्स का तैयारी अच्छे से करें और अच्छे नंबर लाएं, ताकि आपको जॉब मिल सके।